हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 19 जनवरी 2023 का है। तो इसमें आज हम लोग फर्स्ट पेपर देखेंगे। इसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए कथन और तर्क से रिलेटेड है। तो आप लोगों का समय भी बहुत कम है, 20 अगस्त को एग्ज़ाम भी होना है। तो आप लोग जितना भी वीडियो इस पर डाला गया है और प्ले लिस्ट बना हुआ तो सारे को आप लोग यदि देख लेते हैं सभी प्रीवियस ईयर को तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आने की पूरी संभावना बनती है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। शिक्षकों को जो है बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। बाल विकास का यहाँ पे तात्पर्य हो गया कि बालक का जो है सभी विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास हो गया, उसके बाद हो गया आपका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, यानी कि सारी प्रकार की विकास जो है उसके अंतर्गत जो होती है। तो उसके बारे में बच्चों में जो भी बाल विकास होते हैं तो उसके बारे में शिक्षकों की अच्छी गहन होनी चाहिए। तभी बच्चों में एक अच्छा मतलब कि उसके अंदर सभी प्रकार की चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अच्छी उसे ज्ञान दे पाएंगे। तो इसके लिए शिक्षक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल सही बात है, कथन जो भी है यहाँ पे कथन एकदम सही है। उसके बाद तर्क को देखते हैं। बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकार शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि शिक्षक के बच्चों की बाल विकास के बारे में गहन अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है बच्चों में जो है वह रोचकपूर्ण व शिक्षा को या अर्थपूर्ण और रोचकपूर्ण बना सकते हैं। तो कथन भी सही है और तर्क भी सही है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन और तर्क दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है आपका, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, मतलब कि चरण बाय चरण जो स्टेप बाय स्टेप जो बच्चों में विकास होता है उस तरह से जब व्याख्या किया जाता है तो वह मानते हैं कि विकास किस प्रकार होता है। विकास निरंतर होता है या रुक रुक कर होता है या सांस्कृतिक आधारित होता है या आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो इस तरह का जब विकास होता है, चरण वाइज जब विकास होता है तो उसका मानना है कि विकास जो है रुक रुक कर होता है, क्योंकि इसका अर्थ हो जाता है, ऐसा माना जाता है कि विकास जो है विशिष्ट और गुणात्मक रूप से भिन्न भिन्न चरणों में होता है और प्रत्येक चरण विशेषताओं, क्षमताओं, व्यवहारों के एक अद्वितीय समुच्चय का प्रतिनिधित्व रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास जो है क्या रुक रुक कर मतलब कि चरणों में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश समाजीकरण का एक प्राथमिक संस्था है जबकि डैश समाजीकरण का एक द्वितीयक संस्था है। तो समाजीकरण का बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, मतलब कि लगभग क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो बराबर हर एक शिफ्टों में पूछा भी गया था पिछले बार। तो समाजीकरण का पहला जो है आपका संस्था जो है परिवार हो जाता है, यानी कि माता पिता। कभी परिवार नहीं रहे माता पिता भी रहे तो वह जो है समाजीकरण का पहला यानी कि संस्था होता है। उसके बाद सेकेंड विद्यालय हो जाता है। बच्चे सबसे पहले जो है भावात्मक चीज़ों के, संवेगात्मक, गुणात्मक हर एक चीज़ों के मूल भाव को जो है अपने माता पिता घर से ही सीखते हैं। उसके बाद में जब फिर बच्चे बड़े होते हैं, जब विद्यालय जाने लगते हैं तो उसका समाजीकरण जो है बच्चों का विद्यालय के द्वारा होता है। तो फर्स्ट हो गया आपका परिवार और सेकेंड हो गया आपका विद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमों या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सकता है। तो जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमों या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाला बाधा को दूर किया जा सकता है, क्या कहलाता है। तो ये जो आपका समायोजन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, समायोजन। उसके बाद है प्रतीकवाद। प्रतीकवाद से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो यानी कि सिंबल से रिलेटेड कि किस चरण में बच्चों को जो है सिंबल की जानकारी आ जाती है। तो प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण
पर चिन्हित की जाती है। मतलब कि प्रतीकात्मक चीज़ों की जानकारी बच्चों को जो है किस चरण में आ जाती है, तो ये जो है आपका फर्स्ट आपका हो जाता है सम्मितिगामक, उसके बाद होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये सेकेंडरी जो स्टेज है, तो इसी में बच्चों को जो है प्रतीक की पूरी जानकारी आने लगती है। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, प्रतीकों से भी चीज़ों को करना और सीखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है। यानी कि जेडपीडी का जो है सिद्धांत का चर्चा जो है किस सिद्धांत में किया गया है। लेव वागोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोग पढ़े लेव वागोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं सिद्धांतों में जो है निकटस्थ विकास यानी कि निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा लेव वागोत्स्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को, यानी कि आपको बताना है कि लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा सही जवाब है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूहों में काम करने को हतोत्साहित। देखिए हतोत्साहित वर्ड आया, ये एक तरह से नेगेटिव वर्ड होता है, इसे आप लोग गलत करेंगे। अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबें, कैलकुलेटर इत्यादि का इस्तेमाल प्रतिबंधित करना चाहिए। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या है। विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सके। बिल्कुल सही बात है। पाठ मतलब क्या होता है कि जब बच्चे किसी भी सवाल को हल करते हैं तो उसमें कहीं पे जो है उसे बाधाएं आ जाती है, तो उस समय शिक्षक का दायित्व बनता है कि बच्चे को थोड़ा सा हिंस दे, इशारा दे, ताकि बच्चे उस मतलब कि परेशानी से आगे निकल सके। तो वही पाठ, जब पाठ प्रदान किया जाता है बच्चों को, तो वो अपने जो है सर्वोत्तम स्थिति यानी कि लक्ष्य को बच्चे क्या करते हैं, आसानी से प्राप्त करते हैं। तो लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को इस प्रकार यानी कि पाठ का प्रदान करना चाहिए, एस्केप होल्डिंग करना चाहिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहेल वर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत में परिलक्षित है। यानी कि सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता, यानी कि जो है आपका नैतिकता जो है ये जो है मुख्यतः मतलब कि मेन जो है 6 चरण होता है, लेकिन मुख्यतः इसको 3 चरण में ही डिवाइड किया गया है। तो वही बताना है कि आपको नैतिकता की अवस्था जो है कोहेल वर्ग के द्वारा नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित है। तो ये आपका जो है यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3rd नंबर, यानी कि स्तर 3। स्तर 3 का जो है उत्तर परंपरागत जो चरण होता है उसी में जो है आपका जो सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता आ जाती है। मतलब जो स्तर 3 के जो है उत्तर परंपरागत चरण होते हैं, बच्चे उसमें सार्वभौमिक नैतिकता भी उसके अंदर आ जाती है। बच्चे जो भी करे वो आपको मतलब कि बच्चे को जो अच्छा लगता है वो अपने मन मुताबिक करते हैं। उसमें जो सार्वभौमिकता यानी कि वीर पूजा और किसी को बच्चे आइडियल भी मानने लगते हैं, उसके अनुसार बच्चे मतलब कि कार्यों को करने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः केंद्रित होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी। बिल्कुल सही बात है, आप लोग बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ते होंगे। अभी भी बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था लागू है NCF 2005 के तहत। तो यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा कक्ष मतलब कि उस कक्षा कक्ष में सभी प्रकार की चीज़ें संभव है। तो उसमें जो है जो भी शिक्षा व्यवस्था का जो भी केंद्रित होगा वह जो है बच्चों पर केंद्रित होगा। यानी कि बच्चे जिस प्रकार से सीखते हैं, बच्चे की रुचि जिस प्रकार जिस खेलों में है, जिस पढ़ाई में है, तो वह चीज़ मतलब कि उपलब्ध होना चाहिए। इसी को कहते हैं क्या, अधिगमकर्ता केंद्रित या बाल केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। यानी कि गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, समस्या को तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता। उसके बाद है शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप से चिंतित करना।
चिंतन करना। उसके बाद है दृढ़ शारीरिक योग्यता एवं समन्वय का होना, मतलब गतिशीलात्मक बुद्धि से तात्पर्य होता है दृढ़ शारीरिक योग्यता एवं समन्वय का होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लेव वागोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? तो आपको बताना है कि लेव वागोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों में भावात्मक विकास की घोतक, बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करना, बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। उसके बाद है का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये तो आपका बिल्कुल गलत ही हो जाएगा कि कोई प्रभाव नहीं होता। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चों की सोच को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। यानी कि लेव वागोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? तो भाषा बच्चों की थिंकिंग यानी कि सोच को क्या करता है? बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है और प्रोत्साहित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है? अब देखिए, गुलाबी कलर है तो लड़कियां ही यूज करेगी और नीले रंग है तो लड़का ही यूज करेगा। इस चीज़ को जोड़ना, दर्शाना किस चीज़ को अंकित करता है? जेंडर विविधता, जेंडर सकारात्मकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता। तो ये जो है आपका जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि इसमें जेंडर वाइज विभेद किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है कि गुलाबी कलर है तो लड़की ही, मतलब उसका लड़की के लिए है, नीला कलर है तो वह लड़का के लिए है। यह कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। उसके बाद अगला है आपका, विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थियों में जो भी पनपी रूढ़िवादिता धारणा है, मतलब कि लड़का लड़की में फ़र्क करना, उसके अंदर जो फैला हुआ है, उस चीज़ को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है आपका, इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें तथा फिल्म का प्रावधान। ये ऑप्शन तो पुस्तकें और फिल्म वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह वाले जो भी ऑप्शन में आते हैं वो ज़्यादा नेगेटिव ही होते हैं। प्रभावशाली समूह में होने वाले विद्यार्थियों को दृष्टिकोण को ही महत्व देना, तो ये भी थोड़ा सा किसी एक पर ही ज़्यादा जोर दे रहा है, ये भी आपका जो है गलत ही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, विविधता और व्यक्तित्व विभिन्नताओं से संबंधित चर्चाओं से बचना। चर्चाओं से बचना नहीं, चर्चाओं को करना यदि होता तब सही होता, यहाँ पे चर्चाओं से बचना है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िवादिता धारणाओं को नकारती है। जो रूढ़िवादिता धारणाओं को नकारेगा तो वही ना, मतलब कि उसके लिए चुनौती का कार्य करेगा। तो जो भी चीज़ों से रूढ़िवादिता धारणा प्रदर्शित होता है उस चीज़ को हम लोगों को क्या करना? नकारना है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है। तो एक अध्यापिका क्या करती है, जब कक्षा जब समाप्त हो जाती है तब बच्चों से कहता है कि बच्चों के द्वारा जो बच्चों में भ्रमित करता है जो भी चीज़ें, और उस चीज़ों को बच्चों को लिखने के लिए कहती है, जिससे वह ये समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया और वो अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। तो इससे यह फायदा होगा कि बच्चे क्या ग्रहण किया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, और इससे जो है अगले चरण में जो चीज़ों को सीखेंगे, विचार करेंगे, उसमें जो है सहायक होगा। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है? जो शिक्षक जो इस तरह के चीज़ों को जो कर रहे हैं तो इससे किस चीज़ का आकलन होगा? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन और सतत आकलन, रूब्रिक्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या? रचनात्मक आकलन। तो बच्चों में इस तरह का रचनात्मक कौशल को देखने में मतलब कि मदद मिलेगा। उसके बाद अगला है, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन बढ़े, मतलब थिंकिंग बढ़े, तो इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? किस बात पर जोर देना चाहिए एक शिक्षक को? तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए, देखिए कंठस्थ याद करना, ये तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा।
श्यामपट्ट पर लिखे गए, श्यामपट्ट पर लिखना, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोण पर विमर्श करना, ये बिल्कुल सही बात है। जब भी सहपाठी के द्वारा चीज़ों को विचार विमर्श करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे, तो वह ज़्यादा मतलब कि बेटर होता है, तो तभी बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन जो है बढ़ेगा। तो इस चीज़ पर मतलब कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। वैसे चौथा वाला ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं, अपने विचारों को दूसरे से साझा न करने। तो देखिए साझा न करने, साझा करना चाहिए, यहाँ पे बोला जा रहा नहीं, इसीलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत ही हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन को पढ़ के भी आप लोग आराम से जो है ईजिली जो है सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका कथन और तर्क से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए अभिकथन में क्या कहा जा रहा है, किसी भी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है। जब भी शिक्षक जो है किसी भी टॉपिक्स, किसी भी सब्जेक्ट पर जब चर्चा करते हैं तो उसके दौरान जो है शिक्षकों को विभिन्न परिवेशों से रिलेटेड बच्चों को क्या करना चाहिए, उदाहरण दे करके पढ़ाना चाहिए, अधिगम करवाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तर्क में देखिए क्या कहता है, अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब शिक्षक बच्चे के परिवेश से, सामाजिक सांस्कृतिक से, जो भी परिवेश से जब उदाहरण को लेकर के जब बच्चे में प्रस्तुत करेंगे तो बिल्कुल ये बच्चों में जो है एक शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना क्या होगा, विकसित होगा। यानी कि यहाँ पे तर्क भी सही है और आपका कथन भी सही है, यानी कि दोनों ही सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है। शिक्षा में समावेशन को बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प को क्रियान्वयन द्वारा, उसके बाद है अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम का उपयोग करके, अगम्य पहुँच से बाहर आधारभूत ढांचा अभिकल्पित करके, सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करके। तो ये सारे ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, बट आपका ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अधिगम के सार्वभौमिक मतलब कि विभिन्न बहुत सारे जो इसमें जो है विकल्प है, उस चीज़ के द्वारा जो हम लोग क्या जोड़ करके क्रियाओं के द्वारा हम लोग समावेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता जो है मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। फर्स्ट है आपका अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। उसके बाद अगला है आपका स्वालीनता। तो ये आपका जो है स्वालीनता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये स्वालीनता एक ऐसी विकलांगता यानी कि है जिसमें जो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में क्या होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, स्वालीनता कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अनुदेशानात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस प्रकार उपागम को अपनाएंगे। विभिन्न प्रकार की दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना। अब बच्चे को दिखाई ही नहीं पड़ता तो उससे देखने वाले चीज़ पर हम बल देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ होगा। तो ये ऑप्शन तो गलत भी होगा। विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बच्चे दृष्टिबाधित है तो उसे यदि स्पर्श करने वाली चीज़ें, उपकरण या सामग्री का यदि हम लोग इस्तेमाल करके जब उसका अधिगम कराएंगे तो वह उसके लिए बेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रियोन ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविता एवं गीत रचना आरंभ कर दिया। तो रियोन जो मात्र 3 वर्ष का, महज 3 वर्ष की अवस्था में जो है बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के द्वारा, बिना कहीं शिक्षक के द्वारा सीखे, बिना कहीं विद्यालय गए सीखे, उसके मतलब कि बावजूद भी बच्चे क्या किया, प्रशिक्षण और सहयोग के बिना ही बच्चे जो है कविता और गीत की रचना आरंभ कर दिया।
तथा वह बिना किसी बाह्य अभिप्रेरण से इनका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से किसका घोतक है? प्रतिभाशाली होना। बिल्कुल सही बात है, यानी कि बच्चे में इस तरह की टैलेंट आना, इस तरह का कौशल आना कि कहीं बिना प्रशिक्षण लिए, बिना किसी के सहयोग से बच्चे अभी अच्छे से कविता कर लेते हैं, गीत की रचना का आरंभ कर लेते हैं, तो वह बच्चे कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, यानी कि अवलोकन के द्वारा अधिगम को मजबूत करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं के सबसे पहले क्या करने को सुझाव देना चाहिए? तो अवलोकन के द्वारा, बच्चे में जांच के द्वारा, अवलोकन के द्वारा अधिगम को मजबूत करना है, तो अध्यापक को जो अधिगमकर्ता में सबसे पहले क्या सुझाव देना चाहिए, बच्चों को क्या सुझाव देना चाहिए, आपको बताना है। पहला है उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन, प्रतिमान की क्रियाओं पर ध्यान देना, प्रतिमान की क्रियाओं को याद कराना, ये तो गलत ही हो जाएगा। प्रतिमान की क्रियाओं का अनुकरण और अभ्यास कराना, तो अनुकरण और अभ्यास ये भी उतना कोई खास नहीं है, बट आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या है, प्रतिमान की क्रियाओं का ध्यान देना, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रतिमान की क्रियाओं का क्या करना, ध्यान देना, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाती है? ध्यान देना, कंठस्थीकरण, ये तो होगा ही नहीं कंठस्थीकरण, उसके बाद विस्मरण या भूलना, ये भी होगा ही नहीं, तो अधिसंज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिसंज्ञान। विद्यार्थी की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान कहलाता। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। तर्क में कहता विद्यालय में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति के संदर्भ से अलग करके होना चाहिए, तो आपका बिल्कुल गलत ही है। और कथन देखिए आपका क्या कहता है कि एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करना चाहिए, ये भी आपका गलत है। एक जब भी छोटा बच्चा है, उनके परिवेश के जो भी उनको अनुभव है, क्या उनको अनदेखा करना चाहिए? बिल्कुल अनदेखा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे उसके बाद कहता है कि विद्यालय में जो अधिगम जो होता है विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति संदर्भ से अलग तर्क मतलब कि करके होना चाहिए, ये भी गलत है। अलग नहीं, दोनों को जोड़ के बच्चों में अधिगम कराना है, तो इस तरह से आपका दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि कथन भी गलत है और आपका तर्क भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? यानी कि अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट देखिए, अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। बिल्कुल गलत बात है। अधिगम जो है सामाजिक संदर्भों से हटके नहीं होता, दोनों एक दूसरे से मिल के, यानी कि दोनों घनिष्ठ संबंध है, तो सामाजिक के संदर्भ से मतलब कि हटके नहीं होता, बल्कि उससे जो है जुड़ के वहाँ से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है, तब वह किस अवस्था में होता है? जब कोई बच्चा होता है किसी समस्या को एक ही तरीका से हल करता है, प्रस्तुत करता है और वह अटक जाता है, तब वह किस अवस्था में होता है? उच्च स्तरीय चिंतन? उच्च स्तरीय चिंतन तो नहीं होगा, यदि उसमें रहेगा बच्चा अटक भी जाएगा तो फिर अगले मतलब कि दूसरा नियम के द्वारा उस चीज़ को हल कर लेगा। उसके बाद है अनुरूपक चिंतन, उसके बाद है प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? स्थिरता हो जाएगा। मतलब कि बच्चे जो है किसी एक ही तरीका से सवालों को क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं, फिर उसमें कहीं अटक जाता है तो और दोबारा उसे बना भी नहीं पाता है। तो इस तरह के चीज़ों को मतलब जब करते हैं तो वह किस अवस्था में होगा? प्रकार्यात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर 3 मतलब कि बच्चे क्या हो गया? स्थिर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? अधिगम जब बच्चे की सीखने सिखाने की क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं? त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, तो वो उसके बारे में आपको बताना है कि क्या सही है।
त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। त्रुटियों की भी भूमिका होती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। त्रुटियाँ अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब भी बच्चे गलती करते हैं तो वह एक तरह से अर्थपूर्ण ही है, बट उस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। बोरियत, उच्च डर, उम्मीद, गुस्सा। तो उम्मीद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बच्चों में उम्मीद रहेगा जी, मतलब कि हम ये काम करेंगे तो यह सही ही होगा, तो ये आपका जो है बिल्कुल ज़्यादा सटीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों के अधिगम के प्रति ज़्यादा अभिप्रेरित कर सकता है। तो उम्मीद। जब बच्चे में उम्मीद रहेगा तो किसी भी कार्य को जो है मतलब कि उसका जो करने की क्षमता है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा और भी करेगा। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी। तो मतलब कि कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षक की पहचान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, कि कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए भी कहा जाए, बच्चे से एक दूसरे से बात भी करने के लिए कहा जाए, तो उस समय भी सन्नाटा छाए हुए रहे, तो यह जो अभिप्रेरित शिक्षण का जो पहचान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल आपका सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुँचाने की संभावना है। तो किसके द्वारा अधिगम में जो बाधा पहुँच सकता है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, योग्यता के संविर्दियात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास, विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। तो देखिए, जब रूढ़िबद्ध धारणाओं को हम लोग जब बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अधिगम में त्रुटि मतलब कि बाधा पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देने की बात कहा जा रहा है, इसीलिए ये संभावना बाधा पहुँचाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु होगा। तो अधिगम जो है कब प्रभावशाली होगा ज़्यादा, तो ही आपको बताना है। विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति संदर्भ से संबंधित नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। बहुत ही अमूर्त और जटिल, ये भी गलत हो जाएगा। संबंधित पृथक खंडों को प्रस्तुत की जाती है, बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम कब इफेक्टिव होगा, जब उसको बहुविध विधियों द्वारा पढ़ाया जाएगा, विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा जब उसको पढ़ाया जाएगा, अधिगम कराया जाएगा, तब वह ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन CDP के किए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।